जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। नेशनलिज्म इन इंडिया कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपन ने देखा था कि 4 फरवरी 1922 कुछ चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंस होने के बाद गांधी जी ने एनसीएम को विड्रॉ कर लिया। एनसीएम वॉज विदड्रॉन। और जब एनसीएम विड्रॉ हो गया उसके बाद किस तरह से कहानी आगे बढ़ी है वो अपन देख रहे हैं। देखो, पॉलिटिकल लेवल पे तो ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर डिवीजन आना शुरू हो गया। विद इन कांग्रेस दो ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। एक ग्रुप को अपन बोलते हैं या जानते हैं नो चेंजर्स के नाम से। नो चेंजर्स। इस ग्रुप में कांग्रेस के वो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो अभी भी गांधीयन स्ट्रेटजी में बिलीव करते थे, जिनका ये मानना था कि गांधी जी जिस हिसाब से मास मूवमेंट कर रहे हैं वो सही है और हमें गांधी जी को सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। इस ग्रुप के दो जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनमें एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। और कांग्रेस में जो दूसरा ग्रुप बना उसे कहा जाता है प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वो लोग थे जिनका भरोसा गांधीयन फिलॉसफी से, गांधीयन स्ट्रेटजी से थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हो गया था। ये लोग ये कह रहे थे कि ये जो गांधी जी का मास मूवमेंट करने का तरीका है, अब उसके बियॉन्ड जाके हमें कुछ करना चाहिए। और ये लोग बेसिकली चाहते थे इलेक्शंस कंटेस्ट करना, इलेक्शंस लड़ना चाहते थे ये लोग। अगर याद हो तो 1920 में एनसीएम के टाइम पे कांग्रेस ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया है। अब ये लोग क्या चाहते थे कि हमें इलेक्शंस को कंटेस्ट करना चाहिए और उस हिसाब से जो भी हमारी सीट्स आएंगी हमें कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए। बात मानी जाए तो ठीक है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली ही उस बात के अगेंस्ट में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और इस ग्रुप में जो दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनमें एक है सीआर दास और दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। और इन दोनों ने मिलके विद इन कांग्रेस एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी, नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया 1 जनवरी 1923 को। और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इनफैक्ट सीआर दास इसके पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इस स्वराज पार्टी ने फॉर्म होने के बाद काउंसिल इलेक्शंस को कंटेस्ट भी किया है। कब फॉर्म हुई? 1 जनवरी 1923। क्यों फॉर्म की गई? टू कंटेस्ट इलेक्शंस। किसने फॉर्म करी? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये देखो, बाप बेटा दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। यही खूबसूरती थी उस जमाने के पॉलिटिकल लीडर्स की। एक तो पढ़े लिखे बड़े होते थे, कोई भी नाम ले लो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, कोई भी नाम ले लो, सब बेहद एडुकेटेड लीडर्स। आजकल देखो अनपढ़ लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। और दूसरा, ये लोग देश के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए जान देने को तैयार रहते थे। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। आज देखो, इस कंट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि पढ़ा लिखा आदमी क्लर्क बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे भी सरकारी नौकरी मिल जाए, और अनपढ़ क्रिमिनल लोग संसद की तरफ भाग रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे पूरे पोटेंशियल पे काम करेगा ये देश? ये स्वराज पार्टी बनी 1923 में, 1 जनवरी 1923। इन्होंने इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए। ये है पॉलिटिकल सिनेरियो। पॉलिटिकल लेवल पे ये हो रहा है कि कांग्रेस में दो ग्रुप्स बन गए, एक है नो चेंजर्स, दूसरे हैं प्रो चेंजर्स। इकोनॉमिकल लेवल पे सिनेरियो क्या है? इकोनॉमिकल लेवल पे सिनेरियो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1918 में और 1920 के बाद से ही
पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक मंदी आने की शुरुआत हो गई है। और उस इकोनॉमिक मंदी का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में दिखा 1926 में प्रोमिनेंटली, और 1926 से लेके 1930 तक हालत बिल्कुल खराब हो गई, ऑलमोस्ट टर्मोइल वाली कंडीशन आ गई। अब इकोनॉमिक मंदी है पूरी दुनिया में ही, तो इंडिया में जितने भी रिच फार्मर्स हैं जो कि कमर्शियल क्रॉप्स उगाया करते थे, जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कुछ एक्सपोर्ट किया करते थे, अब उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। प्रोडक्ट की अगर डिमांड नहीं है तो कोई खरीदने वाला नहीं है, बेचेंगे किसको? ये प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो इनकी इनकम कम होने लग गई। इनकम कम हो जाएगी तो ये लोग जो हाई रेंट, हाई रेवेन्यू पे कर रहे थे अंग्रेज सरकार को, वो कहां से करेंगे? तो इनकी हालत बेहद टाइट है। पॉलिटिकल लेवल पे कांग्रेस डिवाइडेड है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, इकोनॉमिक मंदी है, वहां पे भी कोई काम नहीं बन पा रहा है। और ऐसे सिनेरियो में एक चीज और हुई, और वो एक चीज और क्या है वो देखो। 1922 में चौरी चौरा हो गया, 1923 में स्वराज पार्टी बन गई 1 जनवरी 1923 को। अच्छा, 1922 से पहले 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार। उस टाइम पे ये आम बात थी, ब्रिटिश सरकार टाइम टू टाइम नए नए एक्ट्स लेकर आती थी इंडिया को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। तो एक एक्ट लेकर आए थे वो लोग 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसी एक्ट में यह भी कहा गया था कि 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि इस एक्ट की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया में वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइडियली इसको चेक किया जाना था 1929 में, लेकिन 1919 के बाद 1920 में एनसीएम हो गया, 1922 में चौरी चौरा हो गया, 1923 में विद इन कांग्रेस एक नई पार्टी बन गई है, स्वराज पार्टी। इतना सब कुछ हो गया कि 1929 तक सरकार ने इंतजार ही नहीं किया। सरकार ने 1927 में ही, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश में तब हुआ करती थी टोरी गवर्नमेंट, जैसे अपने यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, वैसे ही वहां पे 1927 में टोरी गवर्नमेंट थी। और उस टोरी गवर्नमेंट ने एक नया कमीशन अपॉइंट किया जिसे बोलते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के हेड थे जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। और इसीलिए इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को पॉपुलरली जाना जाता है साइमन कमीशन के नाम से, साइमन कमीशन के नाम से। अब कोई पूछ ले कि साइमन कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया था, तो बड़ा सिंपल, साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको रिव्यू करने के लिए, उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। और इस साइमन कमीशन का इंडिया में बहुत विरोध हुआ, इसके अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। उसका कारण क्या था कि साइमन कमीशन में टोटल थे 7 मेंबर्स, और ये 7 मेंबर्स ब्रिटिश एमपीज थे। ये 7 मेंबर्स ब्रिटिश एमपीज थे, इंडियन मेंबर एक भी नहीं था। देखो क्या अचंभे की बात है कि एक ऐसा कमीशन अपॉइंट किया गया है जो कि रिव्यू करने वाला है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, और उस कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं है। ये खराब बात है। तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो। और ये कमीशन 1927 में फॉर्म हुआ। 1928 में ये कमीशन इंडिया आया, और इंडिया आया तो इसके अगेंस्ट में खूब जोर शोर से प्रोटेस्ट किए गए, और एक स्लोगन दिया गया, गो बैक साइमन। और इसी साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को एक लाठी लगी, और उसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए, उनका निधन हो गया। और जब लाला लाजपत राय एक्सपायर हो गए तो वायलेंस हुआ, जगह जगह पे लोगों ने विरोध किया, वायलेंस हुआ। और इस वायलेंस को शांत करने के लिए
इस वायलेंस को शांत करने के लिए, इन लोगों को थोड़ा बहुत शांत करने के लिए, उस टाइम के इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो थे इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को दो चीजें अनाउंस की, दो प्रपोजल्स रखे इंडियंस के सामने। पहला इन्होंने बोला डोमिनियन स्टेटस इन नियर फ्यूचर। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? बेसिकली अंग्रेज सरकार ये कह रही है कि जो इंडिया का कंट्रोल है, उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो सब कौन बनाएगा? ब्रिटिश सरकार। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा इंडियंस के हाथ में कि भैया सरकार हमारी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बनाएंगे, कंट्रोल हमारा रहेगा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कामकाज रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। उसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। और उसमें भी इन्होंने कोई डेट नहीं बताई है, छोड़ दिया इन नियर फ्यूचर, के निकट भविष्य में। तो एक चीज तो ये। दूसरा प्रपोजल क्या रखा गया? इन्होंने बोला कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं लंदन में, उसमें आओ, उसे अटेंड करो, तुम लोग इनवाइटेड हो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बेसिक मतलब क्या आइडिया था? अंग्रेज सरकार इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको रिव्यू करना चाह रही थी। उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो क्या कमियां हैं, उसको किस तरह से इंप्रूव किया जाना है, उस चीज़ पे बातचीत करना चाह रही थी। और उस बातचीत के लिए अंग्रेज सरकार ने इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस थे, उस टाइम की जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सबको इन्वाइट किया लंदन में। और उस मीटिंग को नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, याद रखना, आगे काम आएगी। 1930 में, 1931 में और 1932 में। लॉर्ड इरविन ने 2 प्रपोजल्स रखे, एक तो डोमिनियन स्टेटस इन नियर फ्यूचर और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लंदन में, उसको अटेंड करने के लिए इनवाइट किया। लेकिन उस टाइम तक एक नई ब्रीड ऑफ लीडरशिप आ गई थी। यंग लीडर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग आ गए थे। और ये लोग डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। इनको नहीं चाहिए था डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा आज़ादी, हमें चाहिए स्वराज। और इस स्वराज की लड़ाई के लिए 1929 में कांग्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हुआ लाहौर में। लाहौर सेशन कब हुआ? दिसंबर 1929। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस लाहौर सेशन में कांग्रेस ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने बोला हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम को लॉन्च किया जाएगा। इसी लाहौर सेशन में यह डिसाइड हुआ कि हम जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसको अटेंड नहीं करेंगे, इसको बॉयकॉट करेंगे। और एक चीज और डिसाइड हुई कि इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे। कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लाहौर सेशन। पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये कहा गया। सीडीएम लॉन्च किया जाएगा, ये भी अप्रूव किया गया। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस बॉयकॉट करेगी, ये भी कहा गया। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कहानी है, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहां तक और इसमें कोई डाउट है प्लीज कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।